गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो 31st मीटिंग हम पढ़ रहे थे और उससे पहले हमने 5 डायग्राम के बारे में डिटेल में देखा था। तो ये डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम है क्या एक्चुअली? ये एक रोड मैप है। रोड मैप किसका? कि भाई पूरा मोक्ष का मार्ग जो है वो किस तरह है, कहाँ से लेके एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य साधक है, तो वो सामान्य साधक जो शुरू करता है और कौन से स्टेज से गुजर कर किस तरह अंतिम स्टेज तक पहुंचता है, तो उसका पूरा रोड मैप तावरिया जी ने दिया है। शायद ही इस तरह का साधना के साथ में अल्टीमेट चीज़ क्या है वो तो हमारे शास्त्रों में बताई है और वो तो सब जानते हैं, ब्रह्मांड क्या है, अल्टीमेट क्या है, पर किस तरह वहाँ पहुँचना है, कौन से रुकाव के साथ में, वो सारी चीज़ें शायद नहीं मिलती है दिखने को। तो इसीलिए जिनको ये यात्रा करनी है उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये डायग्राम में कौन सी स्थिति बताते हैं वो ध्यान में रखना ज़रूरी है, ताकि हम इसको लक्ष्य बनाकर इस तरह हम भी आगे बढ़ सके। पहला 2482 एक सामान्य व्यक्ति का जो है वहाँ से लेके 3C तक पहुँचना, मतलब समाधि तक पहुँचना, और यूँ कहे कि इसके अंदर पूरा अष्टांग योग भी आ जाता है अलग अलग स्टेजेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ये पांचों डायग्राम के अंदर छुपी हुई है, तो उसको खास स्टडी करना चाहिए और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बात हमने देखी थी लास्ट मीटिंग के अंदर। अब 31st मीटिंग पढ़ने से पहले एक जो अध्यात्म के अंदर जो एक मान्यता है, 2 मान्यता है, उसके बारे में सोचते हैं कि गाइडेंस के लिए 2 मान्यता है। एक मान्यता के मुताबिक व्यक्ति को जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि अध्यात्म में गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, कई लोग मानते हैं कि अध्यात्म में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो जो बंधन है, बंधन से छूटने के लिए ये जो पहली मान्यता है वो लोग ये मानते हैं कि भाई बंधन से छूटना है तो अगर कोई व्यक्ति पहले बंधन से छूटा है, ऐसी कोई व्यक्ति हो और उसका हमें मार्गदर्शन मिले तो ही हम बंधन से छूट पाएंगे ना। एक व्यक्ति जेल के अंदर है और वो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि जेल में से किस तरह छूटना है, पर कोई व्यक्ति जो है पहले से जेल से बाहर निकल आया है किसी तरह, और वो जानता है कि किस तरह क्या क्या चालाकी करके इस कैद से बाहर निकलना है। ये हमारी भी ये कैद ही एक प्रकार की भूभुव स्व के अंदर हम बंधे हुए हैं। ये बहुत बड़ी कैद है और ये सज़ा जो है वो जन्मों जन्म तक चलती रहे, लाखों जन्म तक ये सज़ा, इसको सज़ा कहे तो सज़ा लाखों जन्म तक ये चलती रहती है। और ये बंधन में हम सब कुछ है, कई नाम से माया का बंधन कहते हैं, माया का खेल कहते हैं, अलग अलग नाम से लोग कहते हैं, पर है तो बंधन, ये तो सही है। तो जो व्यक्ति इस बंधन से, इस जेल से छूटा है, वो जानता है कि किस तरह इस जेल से छूटना है, और शायद वो व्यक्ति हमें बताए कि भाई इस तरह करने से, ऐसा प्रयोग करने से आप इस जेल से छूट सकते हैं। पर दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें मार्गदर्शन काम का नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का बंधन अपना खुद का बंधन है, वो इंडिविजुअल बंधन है, तो उसमें दूसरे का अनुभव काम नहीं आता है। वो व्यक्ति का बंधन अलग था, उसने जो कुछ प्रयोग किए थे वो अपने लिए ठीक होंगे, हर एक के लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो ये मान्यता ऐसी है कि भाई ये जो हमने बंधन बनाए हैं तो हमें खुद ही तोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए
किसी का अनुभव हमें कुछ काम का नहीं है। इस तरह दूसरी मान्यता भी ये मानते हैं। इस तरह अध्यात्म में दो मान्यताएं हैं, पर हकीकत ये है कि आप कहाँ खड़े हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हमें देखना चाहिए। ये मान्यताओं का कोई मतलब नहीं है। मैं अगर जो जगह पर खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है मुझे कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, तो मुझे किसी का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। मुझे क्या करना है वो थोड़ा समझना पड़ेगा और कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत जन्मों से साधना कर रहे हैं और उनकी एक समझ विकसित हो गई है क्या करना है इस मार्ग के ऊपर, वो जानते हैं, तो हो सकता है कि भाई इनके लिए शायद मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। यूँ कहे तो तावरिया जी के डायग्राम के हिसाब से कहे तो जो 3B के ऊपर पहुंच गया है उसे फिर बाहर का मार्गदर्शन की ज़रूरत होती नहीं है। तो कोई भी जन्म में फिर उसे इस तरह का मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अलग बात है कि जो 3A के ऊपर निकल गया, 3B तक पहुंच गया, तो उसके लिए ठीक है कि भाई वो मार्गदर्शन अपने अंदर से ही वो पा लेगा। पर जो हम सामान्य व्यक्ति है, अभी तो 2482 पर है, वहाँ से 522 पर भी नहीं पहुँचे हैं, तो किस तरह पहुँचना है, क्या क्या करना पड़ेगा, कि कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब समझना ज़रूरी है। और फिर हम इस तरह प्रयत्न करते करते धीरे धीरे करके 3A 3B तक पहुँचते हैं। फिर हमारा अंदर का गुरु जाग जाता है, तो फिर बाहर के गुरु का मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर वो एक अलग बात है। अब लास्ट मीटिंग के अंदर हमने शुरू के 3 पैराग्राफ पढ़े थे। 31st मीटिंग 12 अप्रैल 1984 में, और लास्ट में हमने देखा था कि गीता का एक कोटेशन की, जिसमें व्यक्ति जो है वो ही हु कैन सी इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन इज द वाइसेस्ट मैन। तो इस तरह का जो कोई शाना व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति कौन है, वो देखा था कि जो प्रवृत्ति में निवृत्ति देखता है और निवृत्ति में प्रवृत्ति देखता है, किस तरह वो भी हमने देखा था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दिस एक्सपीरियंस विल clarify perception, intensity, efforts and will create in day-to-day life efficiency and establish prosperity। अब ये दिस एक्सपीरियंस का मतलब कि ऊपर जो साइलेंस की बात की थी, साइलेंस मतलब कि मौन, और वो मेडिटेशन की जो शुरुआत है वो मौन से होती है, इस तरह ऊपर हम पढ़ गए थे। तो उसकी बात करते हैं कि दिस एक्सपीरियंस मतलब कि साइलेंस का एक्सपीरियंस जो है वो जब व्यक्ति को मिलता है तो उसके अंदर एक क्लैरिफाई परसेप्शन आता है, उसका जो दर्शन है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। ये परसेप्शन शब्द जब है तब वो समझना है कि ये खाली हम जो 5 इंद्रिय से जो देख रहे हैं या समझ रहे हैं उसकी बात नहीं है। परसेप्शन एक अलग क्वालिटी की चीज़ है जिसमें हम माइंड और ब्रेन का उपयोग नहीं करते हैं। अभी क्या है कि हमें कुछ भी समझना है तो समझने के लिए हमें माइंड और ब्रेन का उपयोग करना पड़ता है। एक चीज़ देखते हैं तो समझने के लिए माइंड का और ब्रेन का उपयोग करना पड़ता है कि ये चीज़ क्या है। हालांकि बहुत फास्ट स्पीड में ये प्रोसेस हो जाती है तो वो हमारी पकड़ में नहीं आती, हम एकदम क्विक समझ जाते हैं, नज़र पड़ती है और समझ जाते हैं। फिर भी ये जो परसेप्शन है वो आंखों से देखते हैं और जो समझ में आता है वो एक अलग चीज़ है। और रियल परसेप्शन जो है, जो मेडिटेशन की क्वालिटी वाला, वो एक अलग चीज़ है, वो एकदम स्पष्ट परसेप्शन होता है। वहाँ चीज़ जो है वो समझ में आती है, वो ब्रेन से समझ में नहीं आती है, या ब्रेन का कोई और हिस्सा है जो नॉर्मली जो हम ये लेफ्ट ब्रेन से या कॉन्शियस ब्रेन से चीज़ें समझते हैं, इस तरह वो समझ में नहीं होती है। कोई ब्रेन का और हिस्सा जो है, तावरिया जी ने जो बताए थे ब्रेन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पार्ट 2, पार्ट 3 वाला कोई हिस्सा जो डेवलप होता है, वो हिस्से में से वहाँ, क्योंकि वहाँ अंडरस्टैंडिंग पड़ी होती है,
तो उस समय से एक परसेप्शन आता है कि चीज़ के ऊपर नज़र पड़ी कि तुरंत अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये चीज़ क्या है। उसमें बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको परसेप्शन कहते हैं। तो ये साइलेंस का एक्सपीरियंस एक तो क्लैरिफाई परसेप्शन करते हैं, इंटेंसिटी एफर्ट। तो एफर्ट के अंदर एक इंटेंसिटी आ जाती है, वो फिर उसके एफर्ट जो है वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि इंटेंसिटी के साथ वो आगे बढ़ता जाता है। हालांकि एफर्ट्स के लिए भी एक चीज़ जाननी जरूरी है कि हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो इस तरह के एफर्ट्स आगे जाके ऊपर की साधनाओं में करना नहीं होता है। जब तक हमारा साधना का झुकाव फिजिकल लेवल पर ज़्यादा है तब तक हमें ज़रा एफर्ट जो है वो फिजिकल लेवल से ज़्यादा करनी पड़ती है। पर जब मेंटल लेवल के ऊपर व्यक्ति पहुंच जाती है, वहाँ से साधना चालू होती है, तो वहाँ इस तरह का एफर्ट्स हम जिस तरह करते हैं इस तरह के एफर्ट्स नहीं फिर करने पड़ते हैं। और इसीलिए उसको एफर्टलेस एफर्ट कहते हैं कि प्रयत्न है फिर भी प्रयत्न नहीं है, ऐसा प्रयत्न है एफर्टलेस एफर्ट जिसको कहते हैं। इस तरह का प्रयत्न फिर वहाँ होता है। एंड विल माने संकल्प, क्रिएट इन डे टू डे लाइफ एफिशिएंसी एंड एस्टैब्लिश प्रॉस्पेरिटी। तो इस तरह की ये तीन चीज़ से क्या बनेगा कि हमारे लाइफ की जो एफिशिएंसी है, अब डे टू डे लाइफ जो है हमें जीवन तो जीना है, कोई भी चाहे साधक हो, योगी हो, कोई भी हो, उसको अपना निजी जीवन तो होता है, व्यक्तिगत जीवन होता है, वो तो जीना पड़ता है। तो अगर ये तीन चीज़ इसके अंदर डेवलप होती है तो वो व्यक्ति की लाइफ की एफिशिएंसी कुछ अलग हो जाएगी, वो उसकी समर्थता और उसके साथ में प्रॉस्पेरिटी, उसके अंदर समृद्धि भी जो है वो भी उसके साथ में आ जाएगी। तो समर्थता और समृद्धि ये जब मौन गतित होता है तब ये तीनों के कारण व्यक्ति के अंदर ये चीज़ एस्टैब्लिश हो जाती है, समृद्धि भी आती है और एफिशिएंसी भी जीवन के अंदर आती है। तो जीवन के जो प्रश्न है वो जीवन के प्रश्न फिर उसको परेशान नहीं करते। अभी जीवन के प्रश्न के लिए व्यक्ति को बाहर का मार्गदर्शन चाहिए, किसी के पास जाता है, पूछता है, समस्या है तो समस्या का उकेल क्या है। अब जब व्यक्ति ये धारणा ध्यान के स्टेज के ऊपर पहुंचती है तब उसके अंदर से ही ये सब क्लैरिटी इतनी होती है कि उसको किसी के पास मार्गदर्शन की जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, पर वो दूसरे को मार्गदर्शन दे सकता है। क्योंकि दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है वो जब वो देखता है तो उसको तो तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ ये देखो ये चीज़ जो है वो इसका कारण ये है, इसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो इस प्रकार का वो सॉल्यूशन दे सकता है। तो ये लाइफ की एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी, अब प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे भी बात आएगी, पर एक हमारे यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि भाई अध्यात्म के अंदर प्रॉस्पेरिटी की क्या ज़रूरत है, पर वो आगे पॉइंट आएगा तब हम देखेंगे। सीइंग विथ आइज वाइड ओपन इन ग्रुपिंग एंड द डार्क कंपेयर टू परसेप्शन। अब परसेप्शन कैसी चीज़ है कि जैसे कि खुली आँख से एक व्यक्ति जो देखता है वो दर्शन की तुलना में अंधेरे में टटोलना जैसा होता है। तो ये परसेप्शन ऐसा है कि एक व्यक्ति खुली आँख में भी अंधेरे में टटोलता है कि क्या चीज़ है और उसको समझ में नहीं आता है। तो वो परसेप्शन इतनी ऊंची चीज़ है कि जो व्यक्ति अंधेरे में टटोलता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है खुली आँख होने पर भी, पर ये जो परसेप्शन की क्वालिटी है वो ऐसा है कि जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ उसको समझ में चीज़ आ जाती है। It is wrongly understood that prosperity and spirituality cannot go hand in hand. अब ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई लोग ऐसे समझते हैं, अभी तो थोड़ा ठीक है, पर पहले के ज़माने में लोग खास ये चीज़ मानते थे कि भाई अगर स्पिरिचुअल मार्ग के ऊपर जाना है तो आपको प्रॉस्पेरिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको तो अकिंचन बनना पड़ेगा, ये चीज़ों को सब छोड़ना पड़ेगा, एकदम सादगी से जीना पड़ेगा, प्रॉस्पेरिटी तो होनी ही नहीं चाहिए, अगर प्रॉस्पेरिटी है तो भी छोड़ दो और निकल जाओ। इस तरह की एक मान्यता थी, पर हकीकत में उल्टा है
कि एक नेचर का एक प्रोविज़न है कि जब व्यक्ति स्पिरिचुअली आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे प्रॉस्पेरिटी भी आती है। कोई जो सच्चा योगी या सच्चा कोई महात्मा है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि उसका इंतजाम जो है वो प्रकृति हम कहीं ना कहीं से कर ही लेती है। न सिर्फ खाना पीना, पर उसको जो सुविधा चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं प्रकृति उसको हमेशा देती रहेगी। तो प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि दो फोर्सेस है, मैंने आगे भी एक बार बताया था, एक कॉन्शियस फोर्स है और एक मैकेनिकल फोर्स है या मटेरियल फोर्स है। तो जब कॉन्शियस फोर्स बढ़ता है तो इसको मटेरियल फोर्स उसको फॉलो करता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति कॉन्शियसली आगे बढ़ता है तो मटेरियल फोर्स उसके पीछे साथ में ही आता है। तो मटेरियल फोर्स वो प्रॉस्पेरिटी है। तो प्रॉस्पेरिटी उसकी कोई विरोधी नहीं है और प्रॉस्पेरिटी कोई मार्ग में रुकावट भी नहीं। हाँ, उसका जुडिशियल उपयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मौज मजा में फिर पड़ जाए तो फिर थोड़ी रुकावट आ सकती है। पर हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसे भी एक एग्जाम्पल थे कि जैसे कि हम जानते हैं राजा जनक का, वो इतना बड़ा राजा था, मिथिली नगरी का राजा था और भरपूर उसके वहाँ सुख समृद्धि सब कुछ था। पर वो अंदर से उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो कहीं से भी उसके अंदर मोह नहीं था। वो राजा था, तो वो उसको न राज्य का न राजगादी का किसी की चीज़ का मोह नहीं था अंदर से, और वो अपनी एक ड्यूटी के रूप में वो ये जो राजकारभार था वो चला रहे थे। और वो उनकी स्थिति इतनी ऊंची थी कि उनके शिष्य थे सुखदेव जी। अब सुखदेव जी कौन थे कि महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराण लिखे थे, योग सूत्र के ऊपर कॉमेंट्री लिखी थी, मतलब वेद व्यास मतलब जो महाभारत की रचना की थी, ऐसे महापुरुष थे। उनका पुत्र सुखदेव जी को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक के पास जाना पड़ा था। और राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र, जो अष्टावक्र ने राजा जनक के साथ जो समझाया था उसमें से एक गीता निकली, उसको अष्टावक्र गीता कहते हैं। तो ये चीज़ जो थी, ऐसे राजा जनक इतने महान थे, फिर भी वो एकदम अंदर से अकिंचन के रूप में ही जीते थे। उसको कोई मोह नहीं था, कोई लगाव नहीं था, उसको किसी चीज़ की वो मतलब कि एक डिटैचमेंट से वो जी रहे थे। तो कभी भी प्रॉस्पेरिटी का ये नहीं करना चाहिए, ठुकरानी नहीं चाहिए। आपके पास चीज़ आती है, आपको ज़रूरत नहीं है तो दूसरे को दे दो, पर प्रॉस्पेरिटी को ठुकराओ मत, नहीं तो फिर वो आनी बंद हो जाएगी। और प्रॉस्पेरिटी स्पिरिचुअलिटी के साथ में जा सकती है। इट इज़ रॉन्गली अंडरस्टूड दैट वन शुड रन अवे फ्रॉम एंड शन ऑल प्रॉस्पेरिटी। तो वो ये भी एक गलत मान्यता है कि व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी से दूर चले जाना चाहिए और वो उसे कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी जो हमारे यहाँ मान्यताएं है, वो मान्यता सही नहीं है। नॉर्मली प्रॉस्पेरिटी डज हिंडर rather than help, but to think that renouncing material and worldly goods and even prosperity is the only solution is not true. तो हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ जाए तो थोड़ा हिंड्रेंस, एक रुकावट बन सकती है मदद के बदले में। सवाल तो ये है कि हम चीज़ है या नहीं, इसका सवाल नहीं है। हमारा जो जीवन, हमारा जो जीव है वो कितना चिपकता है चीज़ों से, प्रॉस्पेरिटी से, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रॉस्पेरिटी तो एक सपोर्ट भी उसका भी मिल सकता है। एक आप अच्छे घर में रहते हो, एसी में बैठे हो, तो अच्छी तरह ध्यान कर सकोगे, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकोगे, उसमें बुराई क्या है। पर उसका गलत उपयोग किया चीज़ों का तो हो सकता है कि वो बंधन क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी कभी इसका गलत उपयोग से हिंड्रेंस आ सकते हैं, पर ये मानना कि ये सब चीज़ों का त्याग कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ये बात सही नहीं है। ये इस तरह मानने से कुछ नहीं होता है। चीज़ों का सही मूल्यांकन और चीज़ों को सही राइट यूज़ जिसको कहते हैं, तो राइट यूज़ किस तरह करना है वो अगर समझ में आता है
तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। Refer to this diagram. For ultimately being successful in receiving this experience, regular daily practice is absolutely necessary. अब कोई भी जो है, कोई भी साधना का अगर अनुभव सच्चे ढंग से लेना है तो हमेशा हमें अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ तो साइलेंस की प्रैक्टिस के बारे में बताया है कि सक्सेसफुली उसको अगर करना है, सक्सेस उसमें लेनी है तो फिर उसको डेली प्रैक्टिस हमेशा करनी पड़ेगी। पर खाली साइलेंस के लिए नहीं, शुरुआत से ही जो हम कर रहे हैं उसके अंदर वो डेली प्रैक्टिस डिलीजेंटली एब्सोल्युटली हमें उसको करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ सक्सेसफुली हमारे अंदर एस्टेब्लिश होती है। जैसे कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, अब वो डिलीजेंटली अगर नहीं करेंगे, डेली नहीं करेंगे तो वो सक्सेसफुली हम उसको रिसीव ही नहीं करेंगे, वो सक्सेसफुली हमारे अंदर एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। तो गारंटी ऑफ अराइवल दैट इज रिसीविंग ऑफ एक्सपीरियंस इज डेली प्रैक्टिस। तो गारंटी ऑफ अराइवल क्या है? डेली प्रैक्टिस। रोजाना करेंगे तो एक दिन मुकाम के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी है। परसेप्शन इज एन एक्सपीरियंस। परसेप्शन जो है वो एक मौन की स्थिति का एक अनुभव है। एज कंपेयर्ड ए ब्लाइंड मैन इज ए सीइंग मैन विथ वाइड ओपन आइज। तो व्यक्ति की कोई अंधा व्यक्ति है, वो खुली अपनी आँख खुली रख के दूसरे को देखता है, पर वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंधा व्यक्ति है तो वो उसकी आँख खुली है या बंद है, वो देखता है नहीं देखता है, वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह जो परसेप्शन है उसके अंदर हमारी जो क्वालिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट है, वो खाली आंखों से देखना नहीं है। परसेप्शन के अंदर देयर इज एन एक्ट ऑफ द माइंड, चिट्टी। इट इज नॉट रीडिंग, इट इज नॉट स्टडी, it is not reasoning, it is not deliberation, neither it is self scrutiny, for these are all mere acrobatic of चित्ता। अब चिट्टी जो है उसका जो एक एक्ट ऑफ माइंड जो है, मतलब कि चिट्टी का जो कामगिरी है, चिट्टी जो काम करती है वो किस तरह है, तो उसके अंदर न कोई रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, न कोई स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, न कोई रीजनिंग माने तर्क बुद्धि की ज़रूरत है उसके लिए, न कोई मनन विचारना डेलिबरेशन की ज़रूरत है, न कोई उसके अंदर सेल्फ स्क्रूटिनिटी जांच पड़ताल की कोई ज़रूरत है उसके अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये तो चित्त के लक्षण है। चित्त जो है वो रीडिंग करता है, स्टडी करता है, रीजनिंग का उपयोग करता है, डेलिबरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो चित्त करता है, चिट्टी नहीं करती। चिट्टी के अंदर परसेप्शन की क्वालिटी है, वो तो देखता है और समझ जाता है, जहाँ नज़र पड़ी वहाँ एक समझ आ गई। जबकि हमें जो समझने के लिए ये चित्त का या ब्रेन का उपयोग करना पड़ता है, जिसके अंदर रीडिंग भी करनी पड़ती है, स्टडी भी करनी पड़ती है, बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ता है, तो ये चित्त की कामगिरी जो है वो इस तरह है और चिट्टी की इससे बिल्कुल अलग है। दिस एक्ट ऑफ द माइंड चिट्टी फर्निशेस इमीडिएट परसेप्शन ऑफ थिंग्स, कॉन्क्रीट एज वेल एज सटल। यहाँ कॉन्क्रीट के बदले कॉन्सेंट्रेट छप गया है, वो निकाल देना, कॉन्क्रीट शब्द है, कॉन्क्रीट एज वेल एज सटल। तो ये जो एक्ट ऑफ माइंड है, चिट्टी का जो काम है वो क्या करते हैं? इमीडिएट परसेप्शन, जहाँ जो चीज़ के ऊपर नज़र पड़ी, जो चीज़ सुनाई दी या जो घटना हुई उसकी इमीडिएटली वो वहाँ परसेप्शन उसका हो जाता है। परसेप्शन का एक अर्थ हम नोइंग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो चिट्टी की जो क्वालिटी है ऑल नोइंग की, तो ऑल नोइंग वहाँ हो जाता है, उसके अंदर तुरंत समझ में आ जाता है, एक ज्ञान उस चीज़ का तुरंत उसके अंदर आ जाता है, चाहे वो चीज़ स्थूल हो या सूक्ष्म हो। दिस इमीडिएट परसेप्शन ऑफ थिंग्स is intuition, pure knowing, that is we
now arrive at diagram 3B stage and prepare ourselves for the final 3C stage. तो चिट्ठी जो है वो ऑल नोइंग है, प्योर नोइंग है, और उसका जो एक क्वालिटी या उसका एक केंद्र बनता है उसको इंट्यूशन कहते हैं। तो इमीडिएट परसेप्शन जो होता है वो कहाँ से होता है कि अंदर एक अंतर प्रेरणा का केंद्र अंदर आ जाता है, उसको ये परसेप्शन, ये उसको इंट्यूशन कहते हैं। पर ये इंट्यूशन शब्द हम कई बार हमारे इसमें भी हम उसका उपयोग करते हैं कि भाई हमें ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। कई बार हम पॉलिटिक्स में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी हारेगी, या क्रिकेट में ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी हारेगी। ये कोई इंट्यूशन नहीं है, वो ठीक है, कभी कुछ अंदर से जरा आ जाता है, पर ये इंट्यूशन 3B की स्टेज है, समझिए, कि जहाँ चित्त का फंक्शन ही बंद हो गया, अभी चित्त काम ही नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो समझ में आता है वो परसेप्शन है या वो इंट्यूशन है। तो इंट्यूशन बहुत ऊंची चीज़ है, वो हम सामान्य चीज़ों के अंदर इसका उपयोग, ये चीज़ को हम नहीं ये कर सकते कि भाई ये इंट्यूशन हो गया। तो यहाँ डायग्राम 3 तक ये स्थिति के ऊपर व्यक्ति पहुँचता है और फिर आगे फाइनल स्टेज 3C के लिए आगे बढ़ता है। What has said Patanjali in Yoga Sutra to say about this state of intuition that is pure knowing? All things can be known in the vivid light of intuition. His perception is now unfailingly exact. That is, his mind, receiving center in the midbrain, reveals only the truth. अब ऐसी व्यक्ति जो है कि जिसके अंदर ये इंट्यूशन की या प्योर नोइंग की शक्ति जन्म लेती है, ऐसी व्यक्ति के बारे में पतंजलि मुनि क्या कहते हैं कि अभी इस व्यक्ति के अंदर जो है वो उसको विविड लाइट ऑफ इंट्यूशन, उसको सब कुछ पता चल जाता है, किससे? विविड लाइट ऑफ इंट्यूशन के। तो अंदर को जो प्रज्ञा का प्रकाश है या उसके अंदर जो इंट्यूशन, अंतर प्रेरणा जो है, उसका जो प्रकाश है, उसके कारण अलग अलग प्रकार के प्रकाश के कारण वो जो है व्यक्ति चीज़ों को जान जाता है, और उसका परसेप्शन जो है ये चीज़ का वो एकदम एग्जैक्ट होता है, उसमें कोई वो फेल नहीं हो सकता है, इतना एग्जैक्ट होता है, इतना क्लियर होता है। और उसका जो माइंड का जो हिस्सा है जिसको मिड ब्रेन के अंदर जो ये सेंटर है, ये इंट्यूशन का सेंटर मिड ब्रेन के अंदर है, वो तावड़िया जी दूसरी जगह पर भी बताते हैं। तो वो जो है वो सिर्फ सत्य ही प्रकाशित करता है, सत्य का ही वो उद्घोषित करता है, सत्य जो है उसको ही वो प्रकट करेंगे। तो वो इंट्यूशन का सेंटर वो इतना परफेक्ट है कि जहाँ से सिर्फ सत्य बाहर आता है। फिर आगे महर्षि कहते हैं, दिस पर्टिकुलर परसेप्शन इज यूनिक एंड रिवील्स दैट विच द रैशनल लॉजिकल माइंड चित्त यूजिंग टेस्टिमनी इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन कैन नॉट रिवील। तो चित्त जो है वो उसको शास्त्रों में क्या कहते हैं? टेस्टिमनी, इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये शास्त्र के 3 शब्द है। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है चित्त को, तो चित्त क्या करेगा? या वो ज्ञान वो प्रत्यक्ष होगा तो उसको ज्ञान होगा, या अनुमान से ज्ञान होगा, या फिर आगम से। प्रत्यक्ष चीज़ सामने है तो ज्ञान आ जाएगा कि भाई वो चित्त समझ जाएगा कि ये चीज़ यही है। अनुमान मतलब कि कोई चीज़ का अनुमान करता है, जैसे कि कहते हैं कि भाई व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो अगर आप देखते हैं कि दूर धुआं उठ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ आग लगी होगी, तो ये एक अनुमान है। तो इस तरह भी ज्ञान प्राप्त होता है। और आगम मतलब कि जो हमारे शास्त्रों है, ग्रंथ है, हमारे जो महापुरुषों ने जो कुछ बताया है उसको आगम कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ों से चित्त ज्ञान प्राप्त करता है। पर चित्ती या इंट्यूशन का सेंटर जो ज्ञान प्राप्त करता है वो एक चीज़ ही अलग है, उसकी क्वालिटी भी अलग होती है। थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स मैन शैल
achieve the next step in biological evolution, that is spiritual consciousness. अभी जब व्यक्ति इससे भी आगे जाती है तो उसका वो जो उसका कॉन्शियस एफर्ट होता है, जागृति पूर्वक वो प्रयत्न करता ही रहता है, तो वो जो दूसरा स्टेप के ऊपर पहुंचता है वो कौन सा है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, या इसको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। उसकी आध्यात्मिक चेतना जो है वो अभी और फैलती जाती है और निखरती जाती है, वो एक स्थिति बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। बट बाय मीन्स ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन all mankind will reach this stage perhaps in the next few hundreds of thousands of years. That is the stage described in 3B and then 3C stages. अब ये जो है वो एफर्ट से यहाँ तक तो वो आता है, पर अगर कोई नेचुरल नॉर्मल कोर्स में अगर कोई व्यक्ति का इवोल्यूशन अपना चाहता है, वो कोई प्रयत्न नहीं करता है, वो चाहता है कि मेरा प्राकृतिक विकास जो होगा वो इसी तरह देखते हैं, तो अगर प्राकृतिक विकास के लिए हम रुकते हैं तो क्या होगा कि हजारों लाखों साल तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का अपनी भी एक यात्रा है। तो प्राकृतिक विकास तो है ही, आज से जो 1000 साल, 5000, 10,000, 25,000 साल पहले जो था वो आज नहीं है, तो मतलब कि वो प्राकृतिक विकास तो धीमे धीमे हो ही रहा है। इसी तरह व्यक्ति के अंदर का विकास भी प्राकृतिक विकास के साथ में होगा, पर वो प्रोसेस जो है वो एकदम स्लो है और इसके लिए लाखों जन्म तक हमें रुकना पड़ सकता है। अगर हमें जल्दी मोक्ष चाहिए, अगर हमें जल्दी इस चीज़ से निकलना है, या अगर जल्दी हमें 3B या 3C स्टेज के ऊपर जाना है, तो हमें एफर्ट्स करना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट डे टू डे एवरी डे करना पड़ेगा, और इस एफर्ट से कुछ जन्म के अंदर हम ये 3B 3C के स्टेज तक पहुंच सकते हैं। दैट इज धारणा एंड ध्यान। One is normally book-made and hastily scans 100 or more books as if this miracle could be achieved through reading about it. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, समझने की जिज्ञासा बहुत होती है, योग क्या है, अध्यात्म क्या है, मोक्ष क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कभी ये पढ़ेंगे कभी वो पढ़ेंगे। वो बुक मेड होते हैं, या इसको बुक वॉर्म भी कहते हैं, जैसे पुस्तक या कीड़ा, वो कीड़े की जैसे कीड़ा खा जाता है, इस तरह वो किताबों के अंदर इतना घुसा रहता है और फटाफट हेस्टिली जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ता रहता है और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और ऐसा मानता है कि जैसे कि ये ज्ञान से ही उसको मुक्ति मिल जाएगी, ये ज्ञान आ जाएगा, किताबों का ज्ञान आ जाएगा तो वो कहीं पहुंच जाएगा। ऐसे भी लोग मानने वाले हैं, और इसीलिए कई लोग इस तरह के शास्त्रों का पाठ पठन वगैरह करते रहते हैं, योग सूत्र, उपनिषद, गीता, ये सब पढ़ते रहते हैं, पर अल्टीमेटली कुछ हाथ में नहीं आता है, क्योंकि वो लोग कुछ प्रैक्टिस करते नहीं है, खाली एक जिज्ञासा के कारण पढ़ते रहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव अर्लियर नोटेड that reading is an act of the brain, that is the accumulation of knowledge. अब रीडिंग में हम क्या करते हैं? हम रीडिंग करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो एक्यूमुलेट करते हैं। ये पढ़ा और थोड़ा ज्ञान ले लिया, दूसरी चीज़ पढ़ी थोड़ा ज्ञान ले लिया, यहीं से ज्ञान लिया, वहाँ से लिया, इस तरह हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं, उसको जमा करते रहते हैं। तो एक हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी एक एक्यूमुलेशन की भी ही है, थोड़ा ये सीखे वो सीखा, इस तरह हम धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं। द मोर यू एक्यूमुलेट नॉलेज, द मोर ऑब्स्ट्रक्शन यू विल क्रिएट फॉर द क्लियर लाइट ऑफ चित्ती टू पेनिट्रेट एंड रीच योर चित्त। देखो बहुत गंभीर बात यहाँ कही है उन्होंने। जो लोग बहुत पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, वो कितना डेंजर है ज़्यादा पढ़ना और ये बुक वॉर्म बन जाना, कि जब आप इस तरह का नॉलेज एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो चित्ती हमारे अंदर आती है, लाइट ऑफ चित्ती जो अंदर आती है, वो फिर अंदर पेनिट्रेट कर नहीं पाती है, वो अंदर तक पहुंच नहीं पाती है, उसका एक ऑब्स्ट्रक्शन ये नॉलेज ही बन जाता है। जो ज्ञान है
वो उसका ज्ञान एक पर्दा जैसा बन गया और वो फिर उसको वो चिट्ठी जो है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो जो चिट्ठी को अंदर जाके काम करना है, कि चिट्ठी जो अंदर जाके न्यूट्रल बनेगी और ब्रेन को अपना काम करने देगी, वो नहीं हो पाएगा। उसके बदले में जो माइंड का एक इन्वॉल्वमेंट की स्थिति है वो बन जाएगी और वो अपने आप में एक ऑब्स्ट्रक्शन है। इंट्यूशन इज द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ चिट्टी टू द रिसीविंग सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन विच मेक्स चित्त अवेयर। तो इंट्यूशन का जो सेंटर अंदर से जो जागता है, तो वो चिट्टी की फर्स्ट गिफ्ट है। ये पहली एक गिफ्ट एक उपहार उसको मिलता है, जैसे कि चिट्टी की ओर से, कि अब उसके अंदर ये इंट्यूशन का जो है वो रिसीविंग सेंटर मिड ब्रेन के अंदर है, वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है और चित्त जो है अपना इंडिविजुअल चित्त वो उसके प्रति अवेयर बनता है कि हाँ ये जो है वो इंट्यूशन का यहाँ सेंटर है और इसका फिर जब उपयोग करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो इसका उपयोग भी होता है। अर्लियर इन आवर नोट्स वी हैव रिपीटेडली सेड भिक्षु एम्प्टी द बोट, वन हैज़ टू अनलर्न ऑल दैट वन हैज़ लर्न, फॉर नॉलेज इज ए ग्रेट बैरियर इन डिड। ये चीज़ें हमें खास समझनी चाहिए कि जितना ज़रूरी है इतना पढ़ो, जितना ज़रूरी इतना सुनो, जितना ज़रूरी है इतना चिंतन मनन करो। पर ये किताब लेकर पढ़ गए, उस महाराज को पढ़ लिया, ये कथा सुन लिया, वो कर लिया, और टाइम है तो फिर यूट्यूब पर जाके और अलग अलग लेक्चर सुनते जाते हैं। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगा। कभी भी चिट्ठी का प्रकाश आपके अंदर वो उसको जो काम करना है वो काम नहीं करेगा। तो ज़्यादा पढ़िए मत, ज़्यादा सोचिए मत, शांति से दिमाग को शांत, खाली किस तरह हम दिमाग को रख सकते हैं, विचारों में डे ड्रीमिंग में न उलझे रहे, बल्कि थोड़ा 3 स्टेप उस दौरान होता रहे। ये चीज़ों के ऊपर हमें बाहर देना है, न कि ये जाना वो जाना। हकीकत में तो हमने जो जाना है उसको ही हमें भूल जाना है। भिक्षु एम्प्टी द बोट जो है, मतलब कि जो लर्निंग हो गया है उसको अनलर्न करना है, जो नॉलेज आ गया है उसको अभी छोड़ देना है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, उससे मुक्ति पाना है, वरना एक ज़बरदस्त बैरियर बन जाएगा, एक अपने आप में एक बंधन बन जाएगा। पर ये समझना बहुत मुश्किल है कि जब आप ये स्थिति पर पहुंचते हैं तब समझ में आता है कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इस तरह का रीडिंग की, इसकी उसकी जो करना है, जो प्रैक्टिस हमारी रेगुलर है उसको ही खाली पकड़ के रखो। द सेकंड एंड थर्ड गिफ्ट ऑफ द चिट्टी टू चित्त, द रिसीविंग सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन, आर धारणा, ध्यान, रिस्पेक्टिवली। तो पहली जो गिफ्ट थी तो वो चिट्टी की ओर से जो मिली, वो इंट्यूशन सेंटर हमारे अंदर डेवलप हुआ। दूसरी जो गिफ्ट मिली है उसके अंदर वो आगे जाके उसके अंदर ये धारणा और ध्यान के लिए जो मिड ब्रेन के अंदर सेंटर से वो डेवलप होते हैं, कि जहाँ से धारणा ध्यान वगैरह का अभ्यास होता रहता है। ये सब चिट्टी की ये है, मतलब चिट्टी की गिफ्ट है, या चिट्टी जो है वो हमें यहाँ सपोर्ट करती है, चिट्टी का हम उपयोग करते हैं तो ये एडवांस जो स्टेजिस है उसके हम जा पाते हैं। तो मोक्ष के लिए या फिर आत्म प्राप्ति के लिए, सबके लिए हमें तो चिट्टी का ही शरण लेना पड़ता है, चिट्टी की साधना करनी पड़ती है, और उसके द्वारा चिट्टी द्वारा हम धीमे धीमे मुक्ति की ओर जा सकते हैं। One must grow gradually and naturally and open up as flower does, as the tree unfolds from a seed, as an infant grows into a full-grown man or woman, always from within, never from outside to inside. अब जब हम ज्ञान को ऊपर से थोपते हैं और कुछ ज्ञानी बनने का या कुछ इवोल्यूशन के लिए हम प्रयत्न करते हैं तो वो बिल्कुल बेकार है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति के अंदर देखो, हर चीज़ जो है
वो अंदर से बाहर आती है। एक फ्लावर जो है वो पहले कली होती है, उसके बाद में वो खिल के फूल बनता है। इस तरह एक जो बीज होता है वो बीज ही एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है, या एक छोटा बच्चा होता है तो एक दिन बड़ा होके वो पूरा मनुष्य मतलब स्त्री या पुरुष के रूप में वो निकलेगा। और इस तरह सारी की सारी चीज़ें हैं वो अंदर से बाहर आती है। अब एक हम ही ऐसे हैं कि बाहर से अंदर चीज़ों को डालते रहते हैं और मानते हैं कि भाई ऐसा करने से हम विकसित हो जाएंगे। ये विकसित होने की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि ये तो एक अवरोध की प्रक्रिया है। जितना अंदर ज़्यादा डालोगे इतना ज़्यादा अवरोध अंदर आएगा। तो हमें तो ज्ञान जो अंदर पड़ा है उसको बाहर निकालना है, न कि बाहर का ये कूड़ा कचरा जैसा ज्ञान को अंदर डालना है। ये समझना है। नो ग्रोथ इज थस पॉसिबल। तो इस तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता है बाहर से। नोइंग दिस वेल एंड प्रॉपर, वाई आर यू ट्राइंग टू डू दिस इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? ये जानते हैं, समझते हैं, फिर भी इससे छूटते नहीं है। ये किया, वो किया, ये पढ़ लिया, ये सुन लिया, अंदर कुछ न कुछ डालते रहते हैं। कभी अध्यात्म के नाम पर, कभी साइंस के नाम पर, कोई और चीज़ के नाम पर, ये हमेशा हम करते रहते हैं। खाली बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक हमेशा एक एजिटेशन की स्थिति होती है। एजिटेशन की स्थिति, आप व्यक्ति को देखना, कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वो अकेला रह नहीं सकता है। वो कुछ न कुछ 5 मिनट के लिए अगर आप उसको वेटिंग रूम में बैठाओगे तो भी वहाँ कुछ होगा, किताब होगा तो वो ले लेगा, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो वो लेगा, कुछ नहीं तो आजकल तो लोगों के हाथ में मोबाइल है। 2 मिनट 5 मिनट भी अगर वो फ्री हुए कि तुरंत मोबाइल खोल के देखने लगेंगे। तो हमारा माइंड कभी भी शांति से बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। अंदर इतना एक कुछ चल रहा है, अंदर इतना एजिटेशन पड़ा है कि हमेशा हमें कुछ न कुछ आउटपुट चाहिए, हमेशा हमें एक इनपुट चाहिए, हमेशा एक अंदर लेने की कुछ ज़रूरत हमेशा महसूस होती है। जैसे एक व्यसनी को थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ चबाने की ज़रूरत पड़ती है, तंबाकू चबाएगा, ये करेगा, वो करेगा। इसी तरह ये हमारे अंदर एक मेंटल एडिक्शन होता है, हमें कुछ न कुछ हमेशा चाहिए ही चाहिए। Why are you trying to pour knowledge from outside sources within yourself? Are you not satisfied and convinced that Chitti within is the ocean of wisdom and power, yet you would like to pour a few barrels of knowledge into the ocean of wisdom and power that is within you? अब देखो, हमारे अंदर ही ये पूरा ओशन पड़ा है, ज्ञान का तो महासागर तो हमारे अंदर उछल रहा है। वो उसको छोड़ के हम बाहर का जो ज्ञान है उसको लेते हैं, उसको स्वीकारते हैं, उसको अंदर डालने का प्रयत्न करते हैं। तो हम क्यों संतोषी क्यों नहीं है, हम कन्विंस क्यों नहीं है कि भाई ये ओशन ऑफ विजडम तो हमारे अंदर ही पड़ा है, खाली उसको मार्ग देने की ज़रूरत है, उसको धीरे धीरे करके निकालने की ज़रूरत है। फिर सब ज्ञान अंदर से बाहर आता है, फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो द हार्ट एंड हेड मस्ट ट्रूली एंड फेथफुली abandon themselves to this supreme task. This was done in the Upanishadic age and you too can do so today. तो हमारे जो पहले के ज़माने के अंदर जो थे वो क्या करते थे, जैसे कि ये सब हमारे शास्त्र बने हैं, उपनिषद बना है या कोई भी जो शास्त्र जो है वो कहाँ से बने हैं? वो किसी ने बुद्धि से सोच के कुछ लिखा है या कोई बाहर से कुछ ज्ञान प्राप्त करके लिखा है? ये सारा का सारा ज्ञान उन लोगों को, ऋषि मुनियों को अंदर से ही आया था। जब उनका हार्ट और जो हेड है वो दोनों जो है वो ये इसके लिए समर्पित हो जाते हैं, तब उसके अंदर से ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान बाहर निकलता है और ये कहते हैं कि आज भी ये हो सकता है, हम भी ये कर सकते हैं। हाउ शैल वी डू इट? फिक्स ए सुप्रीम आइडिया in your awareness and enter into the process of lifting the whole awareness to that level. अब एक सुप्रीम आइडिया को लेना है या एक जो कुछ
कोई साधना है, ऐसी उच्च प्रकार की साधना जैसे धारणा ध्यान जैसी कोई साधना है, उसका एक आइडिया जो है वो हमारे अंदर लेना है और उसको हमारे अवेयरनेस के अंदर उसको डाल देना है, और फिर हमारी जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है उसको वहाँ तक उठाना है। ये हम बातों में तो बोलते हैं, पर ये बहुत गहरी चीज़ है, उसमें क्या होता होगा वो गहराई से सोचना पड़ता है। क्योंकि जब आप कोई धारणा या ध्यान का एक कंसेप्ट को अंदर लेके फिर उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार होता है, ऐसा कोई सुप्रीम आइडिया आपके पास है, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी अवेयरनेस का लेवल भी इतना ऊपर उठाना पड़ता है, और ये इतना आसान चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट ईजी। सो बिफोर वी कम to that supreme idea which we can and shall enter into when we shall later enjoy the second and third gifts of chitti to chitta. In the meantime we shall practice with lesser ideas. तो जो सेकंड और थर्ड जो गिफ्ट हमने ऊपर देखी कि जो ये धारणा और ध्यान की जो गिफ्ट है चित्ती से मिल रही है, वो एक बहुत मुश्किल का आइडिया है, वो सुप्रीम आइडिया है पर बहुत मुश्किल है। पर उसके पहले हमें कुछ छोटे छोटे और आइडियाज़ को लेना पड़ेगा, छोटी छोटी और प्रैक्टिस को लेना पड़ेगा, और उसका अभ्यास करने के बाद में हम वो सुप्रीम आइडिया जो है उसके ऊपर जा पाएंगे। We have noted in our last meeting that Chitti is all-knowing and all-pervading, infinite in all possibilities. It has answers to all your questions and solutions to all your problems. These are the lesser ideas we shall try and perfect and develop our center of intuition before we can decide to entertain the supreme idea and raise our awareness to that level and keep it there for sustained period of time, by then developing the center of spirituality within. अब वो जो है वो धारणा ध्यान की तो अभी हम छोड़ देते हैं, वो सुप्रीम आइडिया को अभी नहीं लेते हैं, तो दूसरी कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो कहते हैं कि भाई एक चीज़ जो हम जानते हैं कि भाई हमारे अंदर ये जो है वो चित्ती जो आती है वो ऑल नोइंग और परवेडिंग है, हर जगह सर्वज्ञ है, सर्वत्र फैली हुई है, ये सारी उसकी क्वालिटी है। वो इन्फिनाइट भी है, वो चीज़ अनंत रूप में है, और हमें जब कोई प्रॉब्लम्स आता है, हमारा कोई प्रश्न होते हैं, समस्या होती है, तो उसका आंसर भी हम इस चित्ती से ले सकते हैं। तो हमें पहली प्रैक्टिस, अभी जो लेसर प्रैक्टिस जो करनी है वो इस तरह करनी है कि जब एक प्रश्न उठता है तो प्रश्न ब्रेन के अंदर उत्पन्न होगा, ब्रेन जो चित्त को देगा, चित्ती को देगा, चित्ती जो है वो उसका आंसर फिर से चित्त को देगा, और चित्त जो है वो ब्रेन को देगा। तो ब्रेन फिर लास्ट में समझेगा कि हाँ इसका आंसर ये है। इस तरह की पूरी प्रक्रिया है, ये उसको फॉलो करना पड़ता है। पर ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रेन से चित्त को किस तरह इसको दिया जाए, चित्त से चित्ती को किस तरह दिया जाए, वो ऐसा बोलते हैं, पर इतना आसान नहीं है। वो एक पूरी जब कुछ डेवलपमेंट होती है तो ये सारी चीज़ें अंदर से हम कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है वो इसको यहाँ हम एक लेसर आइडिया के रूप में लेते हैं और उसको हम कर सकते हैं। बाद में उसके बाद में सुप्रीम आइडियाज़ जो है उसके ऊपर भी काम हो सकता है, और इंट्यूशन वगैरह का डेवलपमेंट बाद में हो सकता है। With such infinite power and wisdom within, how can then we be finite, trembling and crying individuals? अब जब हम इतना हमारे अंदर पावर्स पड़ा है, इन्फिनाइट पावर है, विजडम है, इतनी अनंत शक्तियाँ पड़ी है, ज्ञान इतना पड़ा है, तो फिर हम क्यों अपने आप को मर्यादित, एक फाइनाइट के रूप में, मर्यादित रूप में हम अपने आप को महसूस करते हैं। हम ट्रेम्बल करते हैं, जैसे ध्रुजते हैं, या हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसा क्यों लोग करते हैं? जबकि अंदर ये सब सारी चीज़ें तो पड़ी हुई है। इट इज़ ऑब्वियस वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ कॉन्टेक्ट विद दिस सुप्रीम
infinite power and wisdom. It is like sitting over a diamond mine and be totally unaware of its existence. तो क्यों ऐसा करते हैं कि इसका कारण स्पष्ट है कि हम वो जो सुप्रीम इन्फिनाइट पावर और विजडम है उसका कांटेक्ट नहीं कर सकते जिसको तावरिया जी कम्युनिकेशन कहते थे कि हम चिट्ठी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके कारण वो जो चिट्ठी की जो ये सुप्रीम पावर है या इन्फिनाइट पावर है उसके अंदर का, उसके अंदर की जो विजडम है वो हमारे अंदर आती नहीं है। अगर इसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब इसके लिए पहले तो ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन को बंद कर देना पड़ेगा। ब्रेन एक हिंड्रेंस है। जब ब्रेन बंद हो जाता है तो और चित्त जो है, इंडिविजुअल चित्त जो है वो शांत हो जाता है, तब चिट्ठी अंदर आके ये काम कर सकती है और तब व्यक्ति को महसूस होता है कि ये चिट्ठी जो है अंदर वो इन्फिनाइट पावर और विजडम के रूप में अभी काम कर रही है। ये फिर से ये 3B की स्थिति है। वहाँ जब व्यक्ति पहुँचती है तो ये इन्फिनाइट पावर और विजडम का उसको अनुभव होता है। पर ये ऐसा है कि हम जैसे कि कोई एक डायमंड की खान के ऊपर बैठा है और उसको पता ही नहीं है कि ये मैं जहाँ बैठा हूँ उसके नीचे तो इतने सारे हीरे जवाहरात पड़े हुआ हैं। हमारी हालत ऐसे ही है कि हम ये खान के ऊपर बैठे हैं, खजाना के ऊपर बैठे हैं और हमें ही पता नहीं है कि हमारे नीचे खजाना छुपा हुआ है। You have also noted that this infinite power and wisdom we normally dissipate and contaminate and reduce it, that the chitti, to our finite individual mind, the chitta, by involving it with the neural processes of the brain or thinking instrument. अब ये भी हम जानते हैं कि क्यों ये जो चिट्ठी अंदर आती है वो क्यों डिसिपेट हो जाती है या कंटेमिनेट हो जाती है या वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि चिट्ठी जो अंदर आई और वो जो ब्रेन की प्रोसेस जो है उसके साथ में जब वो इन्वॉल्व हो जाती है, उसको वहाँ स्वतंत्र या वो न्यूट्रल जब रहती नहीं है, वहाँ तावरिया जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो कैटेलिक रूप में उसको वहाँ रहनी चाहिए, जैसे कैटेलिक। तो चिट्ठी आती है वहाँ उसको कैटेलिक रूप में रहना चाहिए, पर कैटेलिक रूप में न रहते हुए वो जो है ब्रेन की प्रोसेस के साथ में इन्वॉल्व हो जाती है। और ये इन्वॉल्वमेंट का कारण ही यही है कि जिसके कारण हम ये इन्फिनाइट विजडम और पावर का हम अनुभव नहीं कर सकते। तो अभी पहले भी हमने कहा कि अगर हम ब्रेन को बंद कर देते हैं, मतलब कि चिट्ठी जो आ रही है उसको ब्रेन के अंदर मेमोरी के साथ में मिलने नहीं देते हैं और विचार नहीं बनने देते हैं, उसको प्योर स्वरूप में उसको अंदर जाने देते हैं या उसका प्योर स्वरूप अगर मेंटेन होता है तो फिर ये इन्फिनाइट पावर और विजडम का अनुभव हो सकता है। क्योंकि जैसे चिट्ठी मेमोरी को मिलती है तो वो तुरंत ही कंटेमिनेट हो जाती है और डिसिपेट होती है, क्योंकि मेमोरी का मतलब ही पास्ट है। जो भूतकाल है उसके साथ में जो फ्रेश चीज़ आई, वो फ्रेश चीज़ अभी भूतकाल को मिलेगी तो क्या होगा, वो नई चीज़ आई वो भी भूतकाल बन जाएगी, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा हर एक विचार जो है वो भूतकाल के सिवा कुछ नहीं है। आता है अंदर इनकमिंग इम्पल्स तो फ्रेश आता है, पर मेमोरी पैटर्न जो पड़ी है वो भूतकाल है और दोनों मिलते हैं। हम कहते हैं कि मुझे ये नया विचार आया, कभी कोई विचार नया नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो मेमोरी को छू लेता है तो उसके अंदर वो मेमोरी की छाप आ ही जाएगी और वो जो है वो विचार भूतकाल का विचार ही बन जाएगा। हाँ, हो सकता है हमें नया लगे कि देखो मुझे ये पहली बार ऐसा विचार आया, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि वो कुछ अंदर चीज़ लेके आता है जो चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसलिए कभी कोई भी विचार नया विचार नहीं हो सकता। हाँ, कोई ब्रेन के और हिस्से से अगर कोई चीज़ आती है तो वो नया विचार हो सकता है, पर मेमोरी को छू के जो विचार बनता है वो कभी नया विचार नहीं हो सकता। That this infinite power and wisdom, this chitti flows through us unfailingly all the 24 hours of the day and night, and so we are at no time deprived of its help, either in the
that of night or in the midst of our daily activities, and so the question when should I practice does not arise whenever you are so mindful about such practice. अब ये चित्ती तो जो है हमेशा 24 घंटों हमारे अंदर आती है। एक क्षण ऐसी नहीं होती है कि ये इनकमिंग इम्पल्स का अंदर आना बंद होता है। इनकमिंग इम्पल्स आता है, उसके साथ में चित्ती आती है। तो हम चाहे कोई भी अवस्था में, निद्रा की अवस्था में है या चाहे हम बेहोश हो गए हैं, अचेत बन गए हैं, कोई भी अवस्था के अंदर है, फिर भी ये इनकमिंग इम्पल्स के रूप में चित्ती तो हमेशा निरंतर अंदर आती ही रहती है। तो हम कभी भी उसकी जो हेल्प है, उसकी मदद के लिए हम डिप्राइव्ड नहीं हो सकते, उससे वंचित नहीं रह सकते हैं। वो दिन और रात हमें हमेशा वो अंदर आती है, तो हमेशा उसकी मदद हमें मिल सकती है। और इसी कारण अगर चित्ती ही हमारी साधना है, चित्ती के साथ जुड़ जाना और उसके साथ में रहना वही साधना है, तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई हम प्रैक्टिस कब करें। कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत बिजी है, हमें प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं मिलता है। तो ये अगर चित्ती हमारी साधना बन जाती है, चित्ती जो आ रही है उसको अच्छी तरह आने देते हैं और क्या कर रही है वो समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ये सवाल भी नहीं उत्पन्न होगा कि भाई प्रैक्टिस कब करें करके, क्योंकि हर क्षण वो चित्ती तो हमारे अंदर आती रहती है। यू हैव ऑल्सो नोटेड दैट these neural processes take place because of the innumerable memory patterns that keep flowing from our memory pools being constantly furnished through our 5 senses and 5 organs. तो ये प्रक्रिया भी हम जानते हैं कि भाई हमारे अंदर जो पांचों इंद्रिय से 5 इंद्रिय से और इंद्रिय अंग से जो अंदर प्रवाह आता है, जो फ्लो अंदर आता है, और वो जो है हमारा जो पीछे का हिस्सा है जहाँ मेमोरी पड़ी है वहाँ वो जाते हैं और मेमोरी को मिल जाते हैं, और मेमोरी कांस्टेंट निकलती जाती है। मेमोरी का ऐसा नहीं है, हर क्षण मेमोरी भी ये एरिया में से निकलती जाती है और एक और अंदर इम्पल्सिस आते जाते हैं, और ये दोनों चीज़ें जो है वो होती रहती है, और इसके द्वारा न्यूरल प्रोसेस जो है वो चालू रहती है। न्यूरल प्रोसेस चालू रहती है तो हमारा सो कॉल्ड थिंकिंग जो है वो हमेशा चालू रहता है। तो क्योंकि हम अवेयर नहीं है हमारे विचारों के प्रति, हमारी विचार प्रक्रिया के प्रति, फिर भी वो कंटिन्यूअसली हमें विचार आते हैं। हम अगर हमें सवाल पूछते हैं कि मुझे क्यों विचार आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? तो हकीकत ये है कि ये जो अंदर जो प्रवाह जो आ रहा है और उसके कारण ये न्यूरल प्रोसेसेस बन रही है और उसके कारण विचार बनते जाते हैं, और वो सारी चीज़ों के प्रति हमें बिल्कुल हमारी कोई अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये विचार का बनना और विचार प्रक्रिया का चालू रहना लाजमी है। मेमोरी पैटर्न्स प्री सपोज ए लिंक विथ आवर पास्ट ओनली। तो मेमोरी जो पैटर्न जो है वो हमारे भूतकाल से ही एक लिंक हुई चीज़ है। Why are we so content to be linked with our past? Do we not say the past is there? जो विचारों में उलझे रहते हैं उसमें से भी हमें एक मजा आती है, उसमें से भी एक हम संतोष प्राप्त कर लेते हैं और भूतकाल में खोए रहते हैं। देखो लोगों को अगर आप किसी को कहेंगे कि भाई जरा विचार से बाहर निकलने का प्रयत्न करो, तो लोग नहीं निकलते। हम जब ध्यान करने बैठते हैं या हम मंत्र जप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो भी हमारा विचार चालू रहता है, और कई बार हमें पता होता है कि ये विचार चालू रहते हैं, फिर भी हमें विचारों को रोकने की या विचारों से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम उसमें से भी मजा लेते हैं। जो भूतकाल चल रहा है, एक अंदर पिक्चर चल रही है, एक अच्छा सा सिनेमा अंदर चल रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे एक अंदर एक मज़ा आ रही है। तो व्यक्ति जब तक विचारों में से मजा लेता रहेगा तब तक विचारों से ऊपर कभी भी उठ नहीं पाएगा। वो जो हमें एक उसके साथ में जुड़ के संतोष लेने की जो आदत पड़ गई है उसके कारण हम विचारों से मुक्त नहीं होते हैं। और सिर्फ ये नॉर्मल कोर्स में नहीं, पर जब हम ध्यान करते हैं, हम और साधना करते हैं, उस दौरान भी यही चीज़ करते हैं।
उस दौरान भी हम डे ड्रीमिंग में रहना पसंद करते हैं, मेडिटेशन में नहीं पर डे ड्रीमिंग में उस दौरान रहते हैं। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, फिर मेडिटेशन या जप या क्या किस तरह का वो क्वालिटी का होगा वो हम समझ सकते हैं। और जब हम कहते हैं कि भाई पास्ट इज डेड एंड गॉन, ऐसा हम शब्द प्रयोग भी करते हैं कि भाई भूतकाल तो गया, जो गया सो गया, ऐसा हम बातों में कहते भी हैं, फिर भी हम उससे मुक्त नहीं होते हैं, उससे निकलने का प्रयत्न नहीं करते हैं। But on second thoughts, one realizes that normally a human being, what does he or she know of anything other than the past only? तो दूसरी बात ये है कि व्यक्ति जो है वो उसका जो पास्ट है, व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष है, वो उसका जो पास्ट है, वो पास्ट से वो जो है वो मुक्त नहीं होती है, वो उससे वो वो जो पास्ट है उसके साथ में वो व्यक्ति रहती है। और पास्ट वी कॉल मेमोरी पैटर्न एंड फ्यूचर वी कॉल डे ड्रीमिंग। इज इट फेयर टू सो dismiss the subject without offering proper guidance? तो जो पास्ट है उसको वो मेमोरी पैटर्न है, जो मेमोरी में पड़ा हुआ है, जो भूतकाल का अनुभव है, उसको तो हम पास्ट कहते हैं। और जिसको हम फ्यूचर कहते हैं वो क्या है कि हमारे अंदर डे ड्रीमिंग चल रहा है, अंदर एक विचार चल रहा है, जैसे हम खोए खोए हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन सी हालत में क्या है, कुछ पता नहीं होता है, और अंदर इतने एनग्रोस हो जाते हैं विचारों के अंदर, वो डे ड्रीमिंग है। जैसे रात का ड्रीमिंग होता है, रात को स्वप्न देखते हैं, ये दिन में खुली आँख को सपना देखते हैं, तो सामने क्या है वो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उस दौरान हम विचारों की प्रक्रिया के अंदर घुसे हुए होते हैं। तो ये हमारा डे ड्रीमिंग होता है। और ये सब्जेक्ट को उसके ऊपर और ये करके काम करने की बजाय और उसको पूरा महत्व देने की बजाय उसको डिसमिस कर देंगे तो वो कोई ठीक बात तो नहीं होगी। तो इसलिए ये जो चीज़ है हमारे अंदर पास्ट किस तरह काम कर रहा है उसको हमें जानना समझना चाहिए। Besides, it is also true that some past does not die, and so our present and our foreseeable future is also involved with some aspect of our past. तो हमारा पास्ट जो है वो जैसे तावड़िया जी कहते थे कि भाई एक बार मेमोरी ने जन्म लिया फिर वो लाखों साल तक मरती नहीं है। एक विचार आ गया और एक मेमोरी बन गई, वो इनडिस्ट्रक्टेबल कहते हैं उसको, वो मर नहीं सकती है नॉर्मल कोर्स के अंदर। तो हमारा जो प्रेजेंट है वो भी तो उसके साथ में वो उसका कलर इसके ऊपर हमेशा पड़ता है। जो हमारा प्रेजेंट है उसके ऊपर ये हमारा पास्ट का जो है वो हमेशा प्रभाव, वो मेमोरी का हमेशा प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए हम जो है पास्ट में ही जीते हैं या पास्ट में ही इन्वॉल्व होकर हम रहते हैं। Since we know not anything better, we try and escape by visualizing a happy future in relation to our unhappy past, and it is understandable. तो ये तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये कुछ हम कुछ अच्छी तरह हम जानते नहीं है, इसलिए क्या करते हैं कि हैप्पी फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं। हम विचार करते हैं तो क्या करते हैं, एक कल्पना ही करते हैं कि भाई हमारा आगे का जीवन ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा। तो एक हैप्पी फ्यूचर का हम ये करते हैं, विजुलाइज इसको करते हैं, और अनहैप्पी जो पास्ट है उससे दूर होने का प्रयत्न करते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर होती है, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, कोई सवाल है? जो डे ड्रीमिंग होता है वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं,
और जो ब्रूडिंग होता है वो पास्ट के बारे में सोचना, ये फर्क है। हाँ, ब्रूडिंग के अंदर क्या है कि एक ही चीज़ का रिपीटेशन होता है। ब्रूडिंग का मतलब ये है कि जैसे कि किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया तो बार बार वही विचार हमें आता है। हम उसको मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई अभी ये विचार बंद हो तो अच्छा है, तो फिर भी वो हम मुक्त नहीं सकते। जैसे कि जो वो ग्रामोफोन होता है और उसकी पिन अटक जाती है तो वो एक ही लाइन पर वही एक ही लाइन गाने में बजती रहती है हमेशा, एक ही गाना चलता रहता है, एक ही लाइन चलती रहती है। तो इस तरह का जो ये है वो उसको ब्रूडिंग कहते हैं। और डे ड्रीमिंग के अंदर थोड़ी कल्पना ज़्यादा होती है, उसमें भी पुराने विचार भी होते हैं पर कल्पना ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के भूतकाल के विचार और कल्पना ये दोनों मिलके डे ड्रीमिंग होते हैं। और ब्रूडिंग में तो प्योर भूतकाल के ही विचार पर वो रिपीटेडली आते हैं, इतना फर्क है। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम 31st मीटिंग को आगे पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहना, समझते रहना। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।